हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग प्रोग्राम। मेरा नाम है राजेंद्र कुमार अरोड़ा और मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज कैथल में। आज के इस ई लर्निंग प्रोग्राम के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है एडवांस स्टैटिस्टिक्स, और एडवांस स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है मल्टीपल रिग्रेशन। ये जो मल्टीपल रिग्रेशन का टॉपिक है ये एमकॉम के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इवन रिसर्च के लेवल पे ये प्रिडिक्शन के अंदर हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन इससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमने रिग्रेशन में इससे पहले क्या पढ़ा था। हमने वहां पढ़ा था सिंपल रिग्रेशन। अब हम थोड़ा सा पहले सिंपल रिग्रेशन को जानेंगे ताकि मल्टीपल रिग्रेशन के लिए हमारा आधार तैयार हो सके। What is simple regression? It is a study of two variables in which one variable is independent variable and other variable is dependent variable. सिंपल रिग्रेशन क्या है? दो वेरिएबल्स की स्टडी है जिसमें एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सिंपल रिग्रेशन किस काम आता है? इट इज यूज्ड फॉर प्रिडिक्शन। ये प्रिडिक्शन के काम पे आता है। हम क्या करते हैं इसमें? Here we try to predict the change in dependent variable according to change in independent variable। हम क्या करते हैं? हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होने वाले चेंज के आधार पर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कितना चेंज हो रहा है ये जानने की कोशिश करते हैं सिंपल रिग्रेशन के अंदर। और हमारे सिंपल रिग्रेशन की इक्वेशन क्या है? सिंपल रिग्रेशन की इक्वेशन है y is equal to a plus b x, जहां x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम सिंपल रिग्रेशन में प्रिडिक्शन कैसे करते हैं? प्रिडिक्शन करने में क्या करते हैं? x की कोई भी वैल्यू रखकर ये जानने की कोशिश करते हैं तो उसके हिसाब से हमारा y कितना होगा। चलिए इस बात को हम एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास एक एग्जांपल है जो है इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मेरे पास प्राइस और डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास सेल्स। तो इस तीन जो केसेस दी हुई हैं इसके अंदर प्राइस का भी डाटा दिया है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होता सेल्स का भी डाटा है। अब इन डाटा के आधार पर हम क्या प्रेडिक्ट करते हैं? हम ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि सपोज अब अगर हमारा प्राइस 55 हो जाए तो हमारी सेल्स में क्या परिवर्तन होगा या हमारी सेल्स कितनी बनेगी। और हम इसको अदर वे राउंड भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सपोज हमारी सेल्स अगर 7 लाख चाहिए हमें तो उसके लिए कितना प्राइस होना चाहिए। तो ये क्या था? सिंपल वेरिएबल था जिसको हमने एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश की। अब देखिए कि मल्टीपल रिग्रेशन क्या है, जो कि आज हमारा मेन टॉपिक है। जैसा कि नाम से पता है मल्टीपल, तो इसमें कितने वेरिएबल होंगे? मल्टीपल वेरिएबल होंगे। ऑफ कोर्स इट इज अ स्टडी ऑफ मोर देन 2 वेरिएबल। One variable is dependent variable and other variables are independent variable। यहां पर हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। और हम क्या काम करते हैं? मल्टीपल रिग्रेशन में भी इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रिडिक्शन। ये भी हमारा प्रिडिक्शन के लिए प्रयोग होता है। कैसे प्रिडिक्शन करते हैं हम इसके अंदर? Here we try to predict the change in dependent variable according to change in independent variables। कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में परिवर्तन होने से हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कितना चेंज हुआ, इस बात को हम कहां जानने की कोशिश करते हैं? मल्टीपल रिग्रेशन में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए इस बात को भी हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। ये है हमारा वो एग्जांपल। इसमें मेरे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है प्राइस और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एडवर्टीजमेंट। अब मेरे पास प्राइस का भी डाटा है, एडवर्टीजमेंट का भी डाटा है और इसके आधार पर चेंज होता ये सेल्स का भी डाटा है। यहां हम कितनी तरह की प्रेडिक्शन कर सकते हैं? यहां एक प्रेडिक्शन तो ये कर सकते हैं कि सपोज प्राइस हमारा 55 हो और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हमारा 2,10,000 हो, तो ऐसे केस में हमारी सेल्स कितनी निकलेगी? एक तो ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं। दूसरी प्रेडिक्शन अदर वे राउंड भी कर सकते हैं कि सपोज अगर हमें 70 लाख रुपए की सेल्स चाहिए और इस 70 लाख रुपए की
के सेल्स के लिए हम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 2 लाख खर्च कर रहे हैं तो हमारा प्राइस कितना होना चाहिए। और हम एक काम और भी कर सकते हैं कि सपोज हमें 65 लाख की सेल चाहिए और हमारा प्राइस कितना है 40, तो हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कितना रखना चाहिए। तो हम इतनी तरह की प्रेडिक्शन कर सकते हैं मल्टीपल रिग्रेशन में। तो अब आगे ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्रेडिक्शन हम करते कैसे हैं। चलिए, यहां प्रेडिक्शन करने के लिए यानी मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने मेथड्स हैं? 2 मेथड्स हैं। पहला है लीस्ट स्क्वायर मेथड, जिसको हम डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। दूसरे मेथड का नाम भी लीस्ट स्क्वायर मेथड ही है, लेकिन इस मेथड को क्या कहते हैं हम? लीस्ट स्क्वायर मेथड यूजिंग मीन, एंड इट इज आल्सो नोन एज शॉर्टकट मेथड। चलिए, इन 2 मेथड्स के नाम के बारे में तो हमने जान लिया। अब एक एक करके ये जानते हैं कि मेथड लगाते कैसे हैं। ये देखिए जी, ये है हमारी मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन, जो हमारी फाइनल इक्वेशन है जो हमें चाहिए। ये क्या है? x1 is equal to a 1.23 plus b1 2.3 x2 plus b1 3.2 x3, जिसके अंदर जो हमारी मल्टीपल रिग्रेशन है इक्वेशन है वो है x1 on x2 and x3, और यहां x2 और x3 हमारे कौन से वेरिएबल्स हैं? ये हैं हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x1 हमारा है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम x2 और x3 में होने वाले चेंजेस के आधार पर हमारा x1 कितना चेंज होगा ये हम इस रिग्रेशन लाइन के जरिए प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यहां जो मेरा a 1.23 है ये भी एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है जो हमारी अलग अलग रिग्रेशन इक्वेशंस को सॉल्व करके आएगी, और दूसरी जो हमारी b1 2.3 है या b1 3.2 है, ये इनको हम बोलते हैं पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। ये भी हम जो इससे अगली रिग्रेशन इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करके आएंगे। अब ये तो है हमारी एक लाइन जो हमारी रिजल्टेंट वैल्यू जो हमें चाहिए, ये है वो इक्वेशन। इस इक्वेशन को निकालने के लिए हमें जो डाटा है, डाटा पर कौन सी इक्वेशंस लगानी होंगी? वो लगानी होंगी ये 3 इक्वेशंस। ये 3 इक्वेशंस हैं बेसिकली रिग्रेशन इक्वेशंस हैं, जिनके आधार पर हमारी जो फाइनल रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन है वो निकलेगी। ये क्या है? सिग्मा x1 इज इक्वल टू n a 1.23 प्लस b1 2.3 सिग्मा x2 प्लस b1 3.2 सिग्मा x3। यहाँ जो सिग्मा x1 है, x2 है, x3 है, इनकी वैल्यूज कहां से निकलेंगी? जो हम बेसिक डाटा स्टडी के लिए लेंगे उसके आधार पर निकलेंगी। इन सब के लिए मैं आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन भी सोल्व करके बताऊंगा। अभी आप इन जो रिग्रेशन लाइंस हैं इनको एक बार थोड़ा सा याद कर लीजिए, बाकी का मैं आपको बताता रहूंगा। ये देखिए, ये लाइन है रिग्रेशन इक्वेशन, दूसरी की रिग्रेशन इक्वेशन, तीसरी रिग्रेशन। ये तीनों रिग्रेशन इक्वेशंस किन के लिए हैं? वो जो हमारा रिग्रेशन लाइन चाहिए थी ना हमें x1 on x2 and x3, उसके लिए ये तीनों रिग्रेशन इक्वेशंस हैं। ऐसे ही हमारी 2 और रिग्रेशन लाइंस निकाल सकते हैं हम। ये जो रिग्रेशन लाइन है वो कौन सी है? x2 on x1 and x3। यहाँ x1 और x3 कौन से वेरिएबल्स हैं? हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और x2 कौन सा वेरिएबल है? ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। और इसके आधार पर हम x1 और x3 की इंडिपेंडेंट वैल्यूज रख के x2 की वैल्यू को इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जहां हमारा a, b और b कि ये जो 3 वैल्यूज हमारे को दी हुई हैं ये हम रिग्रेशन लाइंस को सॉल्व करके निकालेंगे। और इसके लिए जो अलग अलग हमारे को 3 रिग्रेशन इक्वेशंस चाहिए ये वो हैं जो किसके लिए हैं? x2 और x1 and x3। इसमें बस करना कुछ नहीं है, जो पिछली इक्वेशन के अंदर x1, x2 और x3 की वैल्यूज थी वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगी, क्योंकि हमारी ये अलग रिग्रेशन लाइन है जहां हमारा x2 एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x1 और x3 इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ऐसे ही एक और इक्वेशन बनती है हमारी, वो बनती है x3 on x1 and x2, जहां हमारे पास x1 और x2 क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और x3 हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है।
यहाँ हम x1 और x2 में होने वाले चेंज के आधार पर x3 में होने वाले चेंज की लाइन को बना रहे हैं यहाँ पर, और उसके लिए जो मेरी तीन अलग अलग रिग्रेशन इक्वेशंस रहेंगी वो क्या रहेंगी, ये तीन रिग्रेशन इक्वेशंस रहेंगी। जैसे पहले इक्वेशन के अंदर वहां पर सिग्मा x1 था, क्योंकि वहां पर हमारा x1 क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल था। फिर सेकंड के अंदर वहां क्या हुआ, सिग्मा x2 हुआ, वो डिपेंडेंट वेरिएबल था। और इस इक्वेशन के अंदर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, x3। तो सिग्मा x3, यहां पर सिग्मा x1 और x2 आ गए, जो कि पहले के इक्वेशंस के अंदर क्या थे, वो यहां पर थे x2 और x3 थे। तो ऐसे ही कॉरस्पॉन्डिंग चेंज होते रहेंगे, लेकिन मोटे तौर पर ये सारी की सारी इक्वेशंस वैसी की वैसी रहेंगी। हम इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व कर कर a, b और b की वैल्यू निकालेंगे, जिसमें a क्या होगा, a इस केस में है 3.12, b 3.1.2 और b 3.2.1। तो इनकी वैल्यूज हम आगे सॉल्व करके निकालेंगे। चलिए इस बात को हम ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते और एक क्वेश्चन के जरिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास तीन वैल्यूज हैं, x1 की अलग अलग वैल्यूज हैं, x2 की अलग अलग वैल्यूज हैं, x3 की अलग अलग वैल्यूज हैं, और हमें करना क्या है, एक मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन बनानी है x1 on x2 and x3, जिसमें x2 और x3 हमारे कौन से वेरिएबल्स रहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x1 कौन सा वेरिएबल रहेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए जो हमारी इक्वेशन लगेगी, ये बनेगी हमारी रिग्रेशन लाइन, और इनको सॉल्व करने के लिए जो हमारी इक्वेशंस रहेंगी वो ये रहेंगी। अब इन इक्वेशंस के अंदर हम क्या करेंगे, वो जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है वो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा सॉल्व किया। सॉल्व कैसे किया, जो डाटा हमें अलग अलग इक्वेशंस के अंदर चाहिए था वो यहां से हम निकाल लेंगे। लाइक जो हमारा x1 था उसका टोटल किया तो सिग्मा क्या आ गया, x1 आ गया जो कि है 54, फिर x2 का सिग्मा किया तो 48, फिर x3 का सिग्मा किया तो 102। ऐसे ही सिग्मा x1 x2, सिग्मा x1 x3, सिग्मा x2 x3, सिग्मा x2 स्क्वायर और सिग्मा x3 स्क्वायर की फिगर्स हमने कैलकुलेट करके निकाल ली, जो कि इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम है इन सारी फिगर्स को उन इक्वेशंस के अंदर फिट करना, उन इक्वेशंस को सॉल्व करना और अलग अलग a, b और b की वैल्यूज को निकालना। देखिए चलो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता देता हूं, जिसके जरिए हम इजीली क्या कर सकते हैं, इन इक्वेशंस के अंदर इन सारी वैल्यूज को फिट कर सकते हैं। ये देखिए ये वो वैल्यूज है जो अभी हमने क्वेश्चन निकालते समय सॉल्व की, सिग्मा x1, सिग्मा x2, सिग्मा x3, सिग्मा x1 x2, सिग्मा x1 x3, सिग्मा x2 x3, और ये वो सारी की सारी वैल्यूज हैं, और ये है वो इक्वेशंस जिनके अंदर हमें इन वैल्यूज को फिट करना है। अब देखते जाइए कि जो ये वैल्यूज है ऊपर वाली, यहाँ पे कहां कहां आ रही हैं और हमें उनको कैसे फिट करना है। बड़ा आसान तरीका है, ये देखिए जी, ये कौन सी वैल्यू है, सिग्मा x1 की वैल्यू एक ही जगह थी, हमने डाल दी। अब यहाँ पे आप देखो कि सिग्मा x2 की वैल्यू कितनी जगह है। सिग्मा x2 की वैल्यू एक तो यहाँ है और एक यहाँ, यानी एक हमारी यहाँ हो गई और एक यहाँ हो गई। अब देखो जी सिग्मा x3 की वैल्यू कितनी जगह है, सिग्मा x3 एक यहाँ है और एक यहाँ है, यानी कि एक हमारी यहाँ और एक हमारी यहाँ। और अब देखो जी सिग्मा x1 x2 कितनी जगह है, अरे ये क्या, सिग्मा x1 x2 तो सिर्फ एक ही जगह पर है, और सिग्मा x1 x3, लो जी सिग्मा x1 x3 भी भर दिया हमने। अब क्या बचा हमारा सिग्मा x2 x3, सिग्मा x2 x3 हमारा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया। अब देखो जी सिग्मा x2 का स्क्वायर कहां पर है, सिग्मा x2 का स्क्वायर है हमारा यहाँ, और क्या बचा, अब सब कुछ हो गया, ध्यान से देख लिया, एक आखिरी फिगर बची है सिग्मा x3 का स्क्वायर। तो ऐसे करके हम अलग अलग वैल्यूज को इन तीन रिग्रेशन इक्वेशंस के अंदर फिट कर सकते हैं। अब फिट करने के अंदर जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, उस क्वेश्चन के अंदर हमारे ये वैल्यूज निकली थी, जो कि हमारी सिग्मा x1 x2 x3 से लेके सिग्मा x3 स्क्वायर की वैल्यूज थी।
और ये थी हमारी वो इक्वेशंस जो हमने अभी स्टडी की, और यहां पर मैंने इन सारी वैल्यूज को इसके अंदर फिट करके ये बता दिया। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर क्या है हमारा सिग्मा x1 था, सिग्मा x1 तो हमारा ये कितना हो गया 54 हो गया। उसके बाद सिग्मा x2 हमारा यहां पर भी था, यहां पर भी था, तो ये 48 दो जगह आ गया। फिर 102 सिग्मा x3 है, सिग्मा x3 हमारा यहां भी था और यहां भी था, ये आ गया। फिर सिग्मा x1 x2 हमारा यहां आया तो यहां आ गया। ऐसे करके हमने सारी की सारी वैल्यूज को इन इक्वेशंस के अंदर फिट कर लिया और हमारी जो इक्वेशंस बन गई ये 3 इक्वेशंस बन गई। इन 3 इक्वेशंस के अंदर हमारे पास a 1.23, b 1.23 और b 3.23 है। अब इन 3 के जरिए हम 3 की इक्वेशंस को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। चलो कोई ऐसी ट्रिक लगाते हैं जिसके जरिए ये 3 लेवल की इक्वेशन कितने लेवल की रह जाए, 2 लेवल की रह जाए। उसके लिए मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कहीं ना कहीं इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए लाइक यहाँ पे 6 है और यहाँ 48 है, सपोज मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा, मेरी ये लाइन आ जाएगी, ये लाइन तो हमारी आ गई नई वाली, और ये मेरी कौन सी लाइन पड़ी है, पुरानी वाली। ये सेकंड इक्वेशन थी और ये कौन सी इक्वेशन बन गई हमारी, फोर्थ इक्वेशन। अब यहां पर मेरा 48 अगर मैं ऊपर वाली लाइन में से नीचे वाली लाइन को सब्सट्रैक्ट करता हूं तो कट जाएगा, कटने के बाद क्या बचेगा 0। और अगर मैं 339 में से 432 माइनस कर देता हूं तो -93, और इसमें से ये माइनस किया तो क्या निकला 110 भी 1.23 और 218 भी 13.2। अब ये क्या हुआ, मैंने a को काट दिया, मेरे पास 2 b बच गए, जिसमें एक b है 1.23 और दूसरा b है 13.2। तो मैंने एक लेवल पे एक इक्वेशन को तो कर दिया जिसमें मैंने पहली और दूसरी इक्वेशन को लिया। अब मैं क्या करता हूं, पहली और तीसरी इक्वेशन को लेता हूं और यहां ये जानने की कोशिश करता हूं कि 6 और 102 में क्या रिलेशन है। 17 6 102। तो मैं क्या करता हूं, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 17 से मल्टीप्लाई किया। इस इक्वेशन को जब मैंने 70 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन एक नई तैयार हो गई। अब इस नई तैयार हुई इक्वेशंस के अंदर 102 और 102 हमारे क्या है, कॉमन है, तो यहां पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, मेरे कट जाएंगे। अगर मैं इनको सब्सट्रैक्ट करता हूं, यहां आ जाएगा 0 और ये वो इक्वेशन तैयार हो गई जिसमें इस इक्वेशन में भी 0 है, इस इक्वेशन में भी 0 है, और मेरी 3 लेवल की इक्वेशन कितने लेवल की रह गई, अब 2 लेवल की रह गई। अब 2 लेवल की इक्वेशन को मुझे किस लेवल पे लेके आना है, एक लेवल पे लेके आना है। एक लेवल पे लेके आना है तो मुझे फिर वैसा ही कोई काम करना होगा। देखो वहां पर तो आसान था, 6 8 48 था, या 6 17 102 था। यहाँ पर तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई भी नहीं दे रहा। ओके, चलो ऐसे करके थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। दिमाग लगाकर क्या देखते हैं, यहाँ मेरे पास क्या है 218 और 110। इसको ये दोनों ही 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो क्यों ना इसको 2 से डिवाइड किया। 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 109 और ये आ गया 55। अब इससे कम लेवल पे ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो क्या करूं, स्ट्रेट फॉरवर्डली एक इक्वेशन को 109 से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरी इक्वेशन को 55 से मल्टीप्लाई कर दो। आखिरी चल रहा है, और क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है। बराबर करने से जब हम एक में से दूसरी को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा क्या 0, और 0 बचने के साथ हमारी जो 2 लेवल की इक्वेशन है वो एक लेवल की रह जाएगी। लाइक दिस की मैंने अगर इसको 109 से मल्टीप्लाई किया और इसको 55 से मल्टीप्लाई किया तो ये देखो जी हमारे पास 11990 भी 12.3 और 11990 भी 12.3 आ गए। अब ये वो 2 इक्वेशंस हैं, इनके जरिए अब अगर मैं इसमें से इस इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करता हूं तो यहां क्या बचेगी 0 जो कि हमें चाहिए थी,
और ये फाइनल इक्वेशन आ गई जिसको सॉल्व करके हम बड़े इजीली B13.2 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। लो जी, एक वैल्यू तो हमारी निकल गई। अब इसके आधार पर हम क्या करेंगे? इसके आधार पर हम जो पुरानी 4 नंबर इक्वेशन थी ना, उस 4 नंबर इक्वेशन के अंदर B13.2 की वैल्यू जो अब हमारी निकली है उसको हमने यहां पर क्या कर दिया? पुट कर दिया। पुट किया तो हमारी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद बड़े इजीली हम B12.3 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब 3 लेवल की इक्वेशंस के अंदर हमारी कितनी वैल्यू निकल गई? 2 वैल्यू निकल गई, दोनों भी निकल गए। चलो अब ढूंढते हैं कि A को कैसे निकाला जाए। अब ये मेरी पहली इक्वेशन थी जो थी 54 वाली, 54 is equal to 6A12.3 की जो ये पहली इक्वेशन थी। इस इक्वेशन के अंदर यहाँ B12.3 की वैल्यू को यहाँ डाला और B13.2 की वैल्यू को निकाला। यहाँ डाल के जो मैंने इक्वेशन को सॉल्व करके निकाला तो हमारी A1.23 की वैल्यू भी निकल गई जो कि इतनी है। तो जो हमारी शुरू में हमने रिग्रेशन लाइन बनाई थी ना, x1 on x2 and x3, उस लाइन के अंदर हमारी A की वैल्यू भी निकल गई, B12.3 की वैल्यू भी निकल गई और B13.2 की वैल्यू भी निकल गई। और फाइनली हमारी जो रिग्रेशन लाइन है x1 on x2 and x3 ये तैयार हो गई। अब आप क्या कर सकते हो कि x2 की कोई गिवन वैल्यू लेकर और x3 की कोई गिवन वैल्यू लेकर बड़े इजीली x1 की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हो। ये तो कौन सा मेथड था? हमारा डायरेक्ट मेथड, जिसको हम लीस्ट स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं। ये तब लगता है जब हमारा x1, x2 और x3 का डाटा बड़ा छोटा हो या बहुत थोड़ा हो। लेकिन जैसे ही हमारा डाटा का क्वांटम बढ़ता है, डाटा के नंबर्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वैसे वैसे हमें कोई और तरीका ढूंढना होता है जिसके जरिए हम उस कॉम्प्लिकेटेड लंबे बड़े चौड़े डाटा को सॉल्व कर सकें। और उसका जो तरीका है वो है लीस्ट स्क्वायर मेथड यूजिंग मीन या x बार, और इसको हम क्या कहते हैं? शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो x1 का डाटा होगा उस x1 के डाटा का टोटल करके x1 का मीन निकाल लेंगे, जिसको हम x1 बार कहेंगे। ऐसे ही x2 बार निकाल लेंगे और x3 बार निकाल लेंगे। और फिर हम इंडिविजुअल x1 की वैल्यूज में से हर वैल्यू में से मीन को घटाते जाएंगे और डाटा को और छोटा करते जाएंगे। और उस छोटे डाटा को हम किस नाम से डिनोट करेंगे? स्मॉल x1 के नाम से डिनोट करेंगे। याद रखो कि जो हमारा डायरेक्ट मेथड था उसके अंदर हमने क्या किया था? हमने सारे के सारे कैपिटल x1, x2, x3 यूज किए थे, जबकि अब इस शॉर्टकट मेथड के अंदर हम सारे स्मॉल x1 यूज करेंगे। स्मॉल x1 इज इक्वल टू कैपिटल x1 माइनस कैपिटल x1 बार। ऐसे ही स्मॉल x2 निकाल लेंगे, ऐसे ही हमारा x3 निकाल लेंगे स्मॉल वाला। और जो हमारी अगली रिग्रेशन लाइन बनेगी वो क्या बनेगी? x1 इज इक्वल टू B12.3 x2 और B13.2 x3। ये हमारी छोटी सी रिग्रेशन लाइन है जो कि हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर थोड़ी बड़ी करके पढ़ी थी, जिसमें A, B और B आए थे। चलो इसके अंदर वही B12.3 और B13.2 पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैं, लाइक पहले वाले में जो थे हमारे। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने के लिए हमें इस केस में सीधे ही B12.3 और B13.2 की वैल्यूज को इन फॉर्मूलाज के जरिए निकाल सकते हैं। और ये फॉर्मूलाज कहां से आए हैं? ये जो हमारी रिग्रेशन लाइंस बनी हैं, इन रिग्रेशन लाइन से हमारे ये फॉर्मूले आए हैं। अभी B12.3 का सीधा सीधा फॉर्मूला ये है, और यहाँ ये ध्यान रखो कि यहाँ जितने भी x1 और x2 यूज किए गए हैं वो सारे के सारे स्मॉल हैं। स्मॉल x1 का मतलब क्या था? कैपिटल x1 माइनस कैपिटल x1 बार। तो देखिए ऐसे ही हमारी दोनों अलग अलग, तो चूंकि हमने टोटल में कितनी लाइंस पढ़ी थी? 3 तरह की लाइंस पढ़ी थी। तो ये जो दूसरी लाइन है वो क्या है? x2 on x1 and x3।
यहाँ पर x1 और x3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है और x2 डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये हमारी कौन सी लाइन बन गई, ये रिग्रेशन लाइन है जहां पर x2 माइनस x2 बार इज इक्वल टू b1 2.3, x1 माइनस x1 बार और b2 3.1, x3 माइनस x3 बार। और इसको अगर मैं थोड़ा छोटा करके लिखूं तो ऊपर वाले जो मैंने कैपिटल्स वाले यूज किए हैं उसकी जगह मैं यहाँ स्मॉल वाले भी यूज कर सकता हूं। स्मॉल x2 इज इक्वल टू बी 2.1 to 1.3 x1 प्लस b 3.1 स्मॉल x3। ये हो गई, ये वो फाइनल लाइन है जो हमें निकालनी है, और उसके लिए मुझे ये दोनों जो पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैं उनको निकालने का फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा। और ये दो वो फॉर्मूलाज हैं जिनके जरिए हम डायरेक्टली स्मॉल x1 यूज करके सीधे सीधे जो पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैं उनको निकाल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारी तीसरी रिग्रेशन लाइन बनेगी x3 on x1 and x2 भी बन सकती है, जिसमें x1 और x2 हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे और x3 हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। और बिल्कुल वैसे ही हमारी लाइन बन गई। अब हो क्या रहा है कि जैसे जैसे यहाँ लाइन लिखी हुई है ना जो हमने बनानी है, वैसे वैसे ही हमारी कोरस्पोंडिंग जो रिग्रेशन लाइन है उसमें चेंज हो रही है। x3 उधर चला गया, x1 और x2 अब इधर आ गए, और ये हमारी वो रिग्रेशन लाइन हो गई जिसके अंदर जो पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैं वो ये हमारे पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के फॉर्मूले अकॉर्डिंगली चेंज होते रहेंगे। सर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके जरिए हम इन चीजों को समझ सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल है। ये देखिए, ये है एक और क्वेश्चन जिसके अंदर हमारे पास इंडिपेंडेंटली x1, x2 और x3 की वैल्यूज दी हुई है। अब हम इनके आधार पर शॉर्टकट मेथड से रिग्रेशन लाइन बनाएंगे, और कौन सी रिग्रेशन लाइन बनानी है? x3 on x1 and x2 लाइन बनानी है। और एक काम और भी करेंगे, इस बार हम प्रेडिक्शन भी करके देखेंगे। प्रेडिक्शन में सपोज हमारा x1 10 हो और x2 6 हो तो हमारा x3 कितना होगा, ये भी हम इस बार जान लेंगे। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारा ये निकल गया। देखो पहला काम हमें क्या करना है, x1 का टोटल किया, कितना आया 48। चूंकि अब हमें मीन यूज करना है, कितनी है 6 वैल्यूज हैं, तो 48/6 किया तो मीन कितना आ गया 8। तो x1 का मीन आया 8, तो हर एक x1 में से मैंने क्या घटा दिया, 8 को घटा दिया। 3 में से 8 घटाया -5, 5 में से 8 घटाया -3। तो ऐसे करके मैंने सिग्मा x1 की वैल्यू को निकाल लिया। यहां मेरा जो सिग्मा x1 है वो कौन सा है, स्मॉल x1। फिर ऐसे ही स्मॉल x2 का सिग्मा निकाला, स्मॉल x3 का सिग्मा निकाला, फिर स्मॉल x3 स्क्वायर, स्मॉल x2 स्क्वायर, स्मॉल x1 x2, स्मॉल x1 x3 और स्मॉल x3 x2 के वैल्यूज को बड़ी इजीली मैंने निकाल लिया। अब अगली जो बात आती है वो आती है इसको रिग्रेशन लाइन के अंदर फिट करना। अब चूंकि ये रिग्रेशन लाइन कौन सी, x3 on x1 and x2 है, तो x3 उधर चला गया, x1 और x2 यहां पर आ गए, और ये दो मेरे कौन से हैं, पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैं जिनके सीधे सीधे फॉर्मूले मुझे दिए हुए हैं। अब आपको ये फॉर्मूला याद करना है और इन वैल्यूज को जो मैंने पिछले स्लाइड में लगाई उनको यहां पर फिट करना है, और क्या कर सकते हैं हम इजीली B3 1.2 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही B3 2.1 की वैल्यू को भी हम उसके फॉर्मूला में रखकर सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अब सीधे सीधे मेरे क्या आ गए, दोनों पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू आ गई। अब मैं उसको जो मेरी रिग्रेशन लाइन है उसके अंदर फिट कर देता हूं। यहाँ x3 माइनस x3 बार था जो कि 50 था, यहाँ x1 माइनस x1 बार है जो कि 8 था, और यहाँ x2 माइनस x2 बार है जो कि 7 था, और वहां मैंने b की वैल्यू डाल दी यहाँ और दूसरे b की वैल्यू डाल दी यहाँ। तो फाइनली मेरी ये रिग्रेशन लाइन निकल गई कौन से मेथड से, शॉर्टकट मेथड से। और इस शॉर्टकट मेथड के अंदर मैंने क्या बताया था कि इस बार हम क्या करेंगे, प्रेडिक्शन भी करेंगे। तो जो प्रेडिक्शन करने के लिए मेरे पास क्वेश्चन में क्या डाटा दिया हुआ था कि अगर x1 10 हो और x2 6 हो तो x3 कितना होगा। तो
इस रिग्रेशन लाइन के अंदर यहां पर x1 की जगह डाला 10 और x2 की जगह डाला 10 और x3 की जगह डाला 6 और इसको मैंने सिंपली सॉल्व किया तो आंसर आ गया 40। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर x1 हमारा 10 हो और x2 हमारा 6 हो तो बड़े इजीली हम x3 को निकाल सकते हैं। चलिए यहां पर हमारा मल्टीपल रिग्रेशन का एक बड़ा पार्ट खत्म होता है, लेकिन अभी एक छोटा सा पार्ट और रह गया, थोड़ा सा पेशेंस और रखिए। ये क्या है? स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट और द रिलायबिलिटी ऑफ एस्टिमेट। अब देखिए, जो मैंने अलग अलग मेथड्स के जरिए रिग्रेशन लाइन बनानी सिखाई, उसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को पुट करते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू हमारी आ जाती है। लेकिन ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू है ये कितनी सही है या फिर इसमें कोई डिग्री ऑफ एरर भी है? ये जो डिग्री ऑफ एरर है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम समझते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट को। स्टैंडर्ड ऑफ एरर ऑफ एस्टिमेट करती क्या है? इट मेजर्स द रिलायबिलिटी ऑफ एस्टिमेट्स गिवन बाय मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशंस। जो हमारी मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशंस ने हमारे को एस्टिमेट्स दिए हैं ना, उनकी रिलायबिलिटी को चेक करती है कि वो उतनी रिलायबल है या नहीं। इसका मतलब ये कि जो स्टैंडर्ड एरर अगर हमारी बिल्कुल ही कम निकलती है तो हमारा प्रेडिक्शन बहुत अच्छा है, और अगर हमारी जो स्टैंडर्ड एरर है वो ज्यादा निकल गई, दैट मीन्स हमारा प्रेडिक्शन उतना अच्छा नहीं है। चलिए, अब अगली बात आती है कि इसका भी क्या कोई फॉर्मूला है सर? जी हाँ, इसका भी एक फॉर्मूला है। अभी एक तो कुछ भी नहीं होता, जब हमारे पास वेरिएबल 3 है तो फॉर्मूले भी कितने होंगे? 3। अब 3 अलग अलग लाइंस हमने स्टडी कर रखी हैं, x1 on x2 and x3, x2 on x1 and x3 and x3 on x1 and x2। इनके लिए जो हमारी अलग अलग स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट निकलेंगे ना, एक तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट को हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल S से डिनोट करेंगे। और इस केस में जो स्टैंडर्ड एरर होगी उसको कैसे डिनोट करेंगे? S1.23 से, इस केस में S2.13 से, और इस केस में S3.12 से। चलिए, अब हम इनको सॉल्व करने का तरीका भी देखते हैं और इनके फॉर्मूलाज भी देखते हैं। ये है हमारे वो 3 फॉर्मूलाज, S1.23 के लिए, S2.13 के लिए और S3.12 के लिए। मैं क्या करता हूं, इनमें से एक फॉर्मूला पढ़ देता हूं आपके लिए, बाकी दोनों फॉर्मूलाज आपके सामने हैं, आप इनको बड़े आराम से याद कर सकते हैं। ये क्या है? S1.23 के लिए जो फॉर्मूला है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस R12 का स्क्वायर माइनस R13 का स्क्वायर माइनस R23 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू R12, R13 एंड R23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R23 का स्क्वायर। तो ये क्या है? हमारे 3 फॉर्मूलाज हैं। चलिए हम इसको समझने के लिए ना एक क्वेश्चन लेते हैं। ये है हमारा वो क्वेश्चन जिसमें हमारे को R12, R13 और R23 की वैल्यूज दी हुई हैं और एक दी हुई है स्टैंडर्ड डेविएशन। इनके जरिए हम S1.23 को निकालने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा फॉर्मूला, और जब मैंने इन वैल्यूज को उठा के इस फॉर्मूले में रखा और सॉल्व किया तो मेरी जो फाइनल वैल्यू आई, ये क्या है? मेरा स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट ऑफ x1 on x2 and x3। तो ये मेरी स्टैंडर्ड एरर क्या बताती है मेरे को? ये बताती है कि मेरा जो रिग्रेशन इक्वेशन है वो कितनी अच्छी है और उसमें कितनी स्टैंडर्ड एरर शामिल है। अब देखिए जी, यहां आकर मेरा जो मल्टीपल रिग्रेशन का टॉपिक है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। और इस टॉपिक में आज हमने क्या क्या सीखा? हमने सिंपल रिग्रेशन के मीनिंग को सीखा, फिर मल्टीपल रिग्रेशन के मीनिंग को सीखा, फिर हमने क्या सीखा? हमने मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशंस को सॉल्व करने के 2 अलग अलग मेथड को सीखे, जिसमें एक था लीस्ट स्क्वायर मेथड जिसको हमने डायरेक्ट मेथड भी कहा, और दूसरा था हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड यूजिंग मीन जिसको हमने शॉर्टकट मेथड भी कहा। फिर हमने क्या सीखा? स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। आपने इतनी पेशेंस के साथ इस लेक्चर को सुना, आपका बहुत बहुत
धन्यवाद। हाँ, एक बात और कि अगर इस टॉपिक को समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत आई हो आपको, तो ये वीडियो आपके पास YouTube पे 24 आवर्स अवेलेबल है। आप बार बार रिवाइंड करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप YouTube पर उस वीडियो के नीचे अपना एक कमेंट छोड़ दीजिए। उसके बाद हम आपको कैच करेंगे और आपके उस जो क्वेरी है उसको 100% दूर करेंगे। So, thank you very much once again.